अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। मार्केटों में, दुकानों में लोगों का बहुत ज़्यादा हुजूम है, रश है। SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मास्क और ग्लव्स की जो पाबंदी है इसको हवा में उड़ाया जा रहा है। और दूसरी तरफ 55 रोज़ की बंदिश के बाद आज से ट्रेनों का सफ़र भी शुरू हो गया है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ये कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से ट्रेनें खुलवाई हैं, कोई सूबा राज़ी नहीं था। पहले मरहले में 4 सूबों से 30 ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी गई है। कोरोना की वबा को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनों में 60% लोग सफ़र करेंगे, जबकि 40% नशिस्तें जो है इनको खाली रखा जाएगा। दूसरी तरफ महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो लोकल ट्रांसमिशन है, मकामी तौर पर वायरस की जो मुंतकिली है, ऐसे केसेस की तादाद 90% तक पहुँच गई है। और अब लॉकडाउन में नरमी के बाद इसमें मज़ीद इजाफा होगा, यानी कि सेहत के निज़ाम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। अब तब हुकूमत क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, इस हवाले से अभी तक तो कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही और ना ही ऐसा मुस्तकबिल के बारे में कोई मनसूबाबंदी नजर आ रही है। दूसरी तरफ नैब की कार्रवाइयाँ तेज़ होती जा रही हैं और इसकी ज़द में अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती अरकान भी आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान के बाद अब एक और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी के खिलाफ भी नैब ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है कि अब की बार भी इसे बैलेंसिंग एक्ट ही समझा जाएगा, जैसा कि काफ लीग कह रही है। और शेख रशीद साहब ने आज फिर से कहा है कि 31 जुलाई से पहले जो तहकीकात होंगी, बहुत सी तहकीकात होंगी और झाड़ू फिर जाएगा। क्या ये झाड़ू जो है हुकूमती ऐवानों से भी सफाई करेगा? जबकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के कोरोना स्पेशल सेशन से भी खिताब किया और ये कहा कि तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। तरक्की पजीर ममालिक में कोरोना तेज़ी से नहीं फैल रहा है। कोरोना के खिलाफ रद्द-ए-अमल आलमी तौर पर मुश्तरका होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान के लिए ये साल बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। इस सब पर मैं बात करूंगी। हमने प्रोग्राम में इनवाइट किया आज वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2 महीने के बाद आज से जो ट्रेनें चली हैं, ज़रा एक बार फिर से लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताइएगा कि सारा सिस्टम ऑनलाइन है, क्योंकि आज लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई टिकटों की वसूली के लिए। ये ज़रा बताइएगा कि जो रिजर्वेशन ऑफिस हैं वो आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर बंद किए हुए, सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। ज़ाहिर है अब लोगों ने ईद पर अपने घरों में तो जाना है, तो लोगों की आसानी के जरिए ज़रा बता दें कि सिर्फ ऑनलाइन लोगों को टिकटें मिल रही हैं, दफातर में आने की ज़रूरत नहीं है। बुकिंग ऑनलाइन की हुई है और बिल्कुल बाकी सारी बुकिंग बंद है। और जो 24 घंटे पहले बुकिंग बंद हो जाती थी वो मैंने खोलने के आज आर्डर दिए हैं, क्योंकि एक दिन में ही लोग कल शाम को हमने खोली बुकिंग, तो फिर 24 घंटे पहले ख़त्म हो जाए तो लोग महरूम रह जाएंगे। सो हमने 60% की बुकिंग जो है 1 घंटा पहले तक कर दी है। और लोगों को जो 1 घंटा पहले कहा था, क्योंकि गर्मी है, अब 15 मिनट पहले भी वो आ जाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिए। बगैर टिकट के कोई आदमी ट्रेनों के किराए में कोई कमी बेशी की है? वो कमी हुई है? कोई नहीं जी, 60% हम तो खसारे में ट्रेन चला रहे हैं। ये तो सिर्फ हम एक खिदमत का इदारा है, एक कौमी इदारा है, कोई हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमने आधी सीटें दी हैं, 50% पे चल रही है, 60% का हमने टारगेट रखा है, लेकिन कई लोग आखिरी टाइम आके टिकट वापस करते हैं। सो 50% पे तो हमें टिकट बढ़ाना चाहिए, बल्कि कम कैसे हो सकता है? टिकट बढ़ाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में दुगना टिकट हुआ है, ब्रिटिश में दुगना हुआ है, उन्होंने 70% रखा है, हमने 60% रखा है, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ बड़ी लॉबीज़ थी। और मैं मशकूर हूँ चारों सूबों का, कम अज़ कम आज उन्होंने अच्छे हुस्न सलूक का मुजाहरा किया, वरना शायद सिंध ने तो मुखालफत की थी शेख साहब। सिंध और बलूचिस्तान ने मुखालफत की थी, लेकिन उन्होंने कोई रुकावट नहीं डाली, मैं उनका भी मशकूर हूं। अच्छा शेख साहब, एक खसारे में ट्रेन चल रही है, इदारा खसारे में चल रहा है, 2 महीने भी ट्रेनें बंद रही, कितना इन 2 महीनों में नुकसान हो चुका है इस इदारे को? 2 लाख हमारे पेंशन वाले हैं जी, और 77,000 मजदूर हैं। 5.3 बिलियन रुपीस का पर मंथ हमारी तनख्वाह है जी। इसमें यूटिलिटी मैंने शामिल नहीं की, 5.5 बिलियन लगा लें। अच्छा, 5.5 बिलियन हमारा महीने का नुकसान हुआ है जी। हाँ। 5.5 अरब रुपया, 5.3 अरब। लेकिन कुछ लोग हैं जो शिकायतें कर रहे हैं तनख्वाहें अभी सबको मुकम्मल नहीं मिली हैं। मुकम्मल तौर पर की है। सिस्टम इतना बड़ा है कि वहाँ डेटों के हिसाब से होती हैं। एक महकमे की एक वर्कशॉप की 5 तारीख को, दूसरे की 6 को, तीसरे की 7 को। सो 10 दिन मुख्तलिफ होते हैं। 15 तारीख तक सब लोगों को सैलरी दे दी गई। अच्छा शेख साहब, सैलरी और पेंशन किसी की शेख साहब किसी के बस में नहीं है इस इदारे को ठीक कर सके, खसारे से बाहर निकल के इदारा इतना फायदे में हो, मुल्क को फायदा हो?
अगर ये ML1 2-3 महीने में बन गई और हमने ML1 से ये इदारा खसारे से बाहर आ जाएगा 1-2 सालों में, और हमारी तो कोशिश थी, पिछले साल हमने 8 अरब रुपए का खसारा कम किया था। 32-33 अरब रुपए का, 12 या 36 लगा ले, 3 अरब रुपया पर महीने का खसारा है इसका। 3 अरब रुपए का जो लॉस है, पिछले महीने हमने 8 अरब रुपया कम किया था, लेकिन अब तो कोरोना आ गया, अब तो बड़ा मुश्किल है। शेख साहब, ईद के लिए स्पेशल कोई ट्रेन चला रहे हैं? अभी हम स्टडी कर रहे हैं, कल फैसला करेंगे, कल लाहौर में इंशाल्लाह बोर्ड की मीटिंग में फैसला करेंगे, क्योंकि अगर रश हो गई तो SOP पे अमल करना है तो 2-3 ट्रेनें चलाएंगे, कराची से चलाएंगे। सही है। लाहौर से कराची जाने का तो इतना रश नहीं होता, ईद के बाद होता है लाहौर और रावलपिंडी से वापस कराची जाने का। पहले कराची से इधर आने का रश होता है। अभी तो कराची से चल सकती हैं, क्योंकि जो लोग हमारी कोई 23-24 करोड़ रुपए 3 महीने पहले की बुकिंग होती है, उनकी डेटों को भी एडजस्ट कर रहे हैं। अगर वो डेटें एडजस्ट ना हुई तो फिर 2-3 ट्रेनें स्पेशल ईद। शेख साहब, आपको जरा सियासी मामलात पर आ जाते हैं। शेख साहब, नैब पर इस वक्त बड़ी तनकीद हो रही है। आप कहते हैं नैब टार्जन बनने जा रही है। तनकीद ये होती है नैब पर कि सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया जाता है। आपको पता है काफ लीग वाले एक बार फिर से नाराज़ हो रहे हैं, वो कह रहे हैं बैलेंसिंग एक्ट के लिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप कहते हैं 31 जुलाई के बाद जो है नैब झाड़ू फेर देगा। तनकीद करने वाले कह रहे हैं भाई शेख रशीद को कैसे पता चल जाता है? शेख रशीद को जो है ना वो नैब को डायरेक्शन देते हैं, क्या शेख रशीद नैब के PRO हैं? तो आप लोग ऐसी बातें करके क्या अपोजिशन को मौका फराहम नहीं करते हैं? जब अपोजिशन कहती है कि सब कुछ हुकूमत के कहने पर हो रहा है, नैब जो भी करी है हुकूमत के कहने पर करी है, आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि 31 जुलाई के बाद ये हो जाना है या ईद के बाद ये हो जाएगा, मजीद लोग गिरफ्त में आ जाएंगे? तो क्यों आप लोग ये अपोजिशन को बात करने का मौका जो है ना फराहम करते हैं ऐसी बातें करके? देखें, लोगों को अकल होनी चाहिए। नैब पे इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ दोनों तरफ, मैं हुकूमत का इत्यादी हूँ और हुकूमत का वजीर हूँ, मैं तो कहता हूँ झाड़ू दोनों तरफ फिरेगा। इनको तो खुश होना चाहिए। इनकी चैं जो है वो चुप करवाना चाहता हूँ मैं, टैं फिश करना चाहता हूँ इनकी। ऐसी लगे हुए हैं भाई, अकल की बातें हैं, केसेस सीरियस हैं। अब वो शहबाज शरीफ अगर बड़ा टार्जन बने, मैं यहीं जीऊंगा तो यहाँ मरूंगा, उसको पता लग गया कि उसका नाम ब्लैक लिस्ट में आ गया और कुछ दिनों बाद ECL में आ जाएगा। एक कॉमन सेंस की बात है, इसमें 6 का 36 का मसला है, इसमें कोई राज न्याज की बातें तो नहीं है, इसमें कोई ये तो नहीं है कि भाई राज और न्याज की बातें। मैं तो अपनी चारपाई के नीचे भी झाड़ू फेर रहा हूँ कि हमारे भी जो केसेस हैं हमारे लोगों के या हमारे हामियों के, वो भी खुल सकते हैं। तो ये कोई करता है वजीर इस तरह की बातें? मैं अपनी पार्टी में भी खफगी का इजहार मेरे साथ हो रहा है और बाहर की मैं बातें सुन रहा हूँ। भाई नैब अगर नहीं कुछ करेगी तो लोग खुद ही कहेंगे कि भाई इसका क्या फैसला है। शायद खाकान क्यों कहना शुरू हो गया कि इसको खत्म करो, क्योंकि नैब पक्का हाथ नहीं डालती। जब पक्का हाथ डालेगी फिर भी कोई कहेगा कि इसको क्यों खत्म नहीं है कि नैब एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है? ये तासुर आज तक बन क्यों नहीं सका नैब के लिए? इसलिए कि हर आदमी की जमानत हो गई। कोरोना वायरस भी जो है ओमनी ग्रुप और आसफ जरदारी और फरियाल तारपुरों की जमानतें हो गई, किसी बड़े आदमी को कैद नहीं होती। कोरोना वायरस की सारी जमानतें मनी लॉन्ड्रिंग की हुई। कोई पूछने वाला है कि चोरों की जमानतें? एक भी चोर इस वक्त जेल में नहीं है। क्यों जमानतें हो गई शेख साहब? क्यों जमानतें हो गई? नैब के सस्ते से वकील होते हैं, वो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का वकील करते हैं, हाई प्रोफाइल के वकील करते हैं। ये बेचारे सस्ते सस्ते वकील केस करते हैं। तो कमजोरी तो बिलाखिर फिर नैब की हुई ना, नैब की प्रोसिक्यूशन कमजोर हुई ना, अच्छे सही मजबूत केस नहीं बना पाता नैब। करनी चाहिए उनको दूर। सही। अच्छा शेख साहब, शहबाज शरीफ का नाम ऐसे ECL में डालने की आप बात करें, क्या डर है कि वो भाग जाएंगे, लंदन चले जाएंगे? वो तो बड़ा अज़म लेके आए हैं पाकिस्तान। भाई भी जाने की कोशिश कर रहा था ना, कह रहा था मेरे कागज लंदन में है, मुझे जाने दो। अब वो टार्जन बन गया आज के प्रोग्राम में कि भाई मैं बड़ा टार्जन हूँ, यहीं जीऊंगा, यहाँ मरूंगा। इनको अंदर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इनके सोर्सेज होते हैं छोटे मोटे। उसको पता लग गया कि ब्लैक लिस्ट में तो मेरा नाम आ गया, थोड़े दिनों बाद ECC में भी ECL में भी आ जाएगा। जो शुरुआत होती है वो शुरू हो गई हैं, उसको इन्फॉर्मेशन होगी। उसने कहा मैं मौत के कुएं का खिलाड़ी हूँ जनाब अली, मेरा जो करना है कर लो, मैं मौत के कुएं में जरूर मुजाहरा करूंगा। ऐसी बातें हैं, अंदर से कुछ हैं बाहर से कुछ हैं। बड़ा अफसोस होता है
हमारे सियासतदान टीवी पे कुछ हैं और कमरों में कुछ हैं। अच्छा शेख साहब, और चीनी स्कैंडल की फ्रांसिक रिपोर्ट नहीं आ रही है, AIPP का जो कमीशन था वो कैंसिल हो गया, हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ तहकीकात तो बहरहाल हो रही हैं, गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ भी तहकीकात शुरू हो गई हैं। जो आप बात करते हैं कि हुकूमती साइड भी नैब की जद में आएगी, तो समझा जाए कि जो चीनी स्कैंडल और IPPs को लेकर जो हुकूमती लोगों के नाम आ रहे थे, खुसरो बख्तियार का नाम है, अब्दुल रज़ाक दाऊद का नाम है, नदीम बाबर का नाम है, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप कह रहे हैं कि हुकूमती साइड भी जद में आने वाली है? देखें, आपको तो फ्रेश खबर दूं कि उसका हेड बना दिया, कमेटी बना दी IPP की याकूब बाबर को। जो 5 रुकनों की एक ज़ैली कमेटी बना दी है, अभी अभी बनाई है एनर्जी कमेटी ने, मैं उसका मेंबर हूँ। सो उसकी 5 लोगों की कमेटी बना दी है। इसमें एक ज़हीर बाबर, वो है याकूब बाबर साहब हैं, मिनिस्टर हैं जो फेडरल लैंड के, वो हेड करेंगे। और बैरिस्टर दाऊद हैं और मोहम्मद अली हैं और एक जॉइंट सेक्रेटरी इस महकमे का और एक जिसको वो सेक्रेटरी रखें। सो ये 5 रुकनी एक कमेटी अभी अभी फॉर्म हुई है जो IPP के केस से बारगेन करेगी और उनसे मामला तय करेगी कि इसको कैसे सेटल करना। शेख साहब, वैसे ये IPP माफिया इतना मजबूत क्यों है? क्यों आज तक इस पर कोई हाथ नहीं डाल सका? आज भी उतना ही मजबूत है? शुरू से ही स्ट्रांग है जी। असल मालिक यही है मुल्क के। हर पार्टी में होते हैं, हर कैबिनेट में 2-3 शुगर मिल ऑनर होते हैं। कौन सी कैबिनेट है जिसमें 3 शुगर के मालिक नहीं मेंबर होते? आप मुझे एक कैबिनेट का नाम लेकर बताएं। हमारे में भी 2-3 ही हैं, बल्कि गरीब का दुश्मन है। ये एक दूसरे के लिए रास्ता बनाते हैं। ये एक दूसरे, देखें, जब आटा बाहर सस्ता था दुनिया में तो यहाँ रुल पड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ उसकी कीमत थी 1300 रुपया। जब आटा दुनिया में महंगा है तो यहाँ उसकी शॉर्टेज पैदा हो रही है, क्योंकि दुनिया में महंगा है। इनको पता है कि किस तरह तोरखम से आटे को पार करना है और किस तरह दूसरे मुल्कों में ले जाना है, किस तरह चीनी को पार लगाना है। और मुझे तो शक है ये चीनी गई भी नहीं बस वैसे ही, क्योंकि बाहर चीनी सस्ती थी, यहाँ पे महंगी थी। इन्होंने उसी तरह कागज़ तोरखम पे बनाए, अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो गई कागज़ों में। सारी जितनी अंडर इनवाइस और ओवर इनवाइस है वो काबुल से ही होती है। वो वोचर इन्होंने CBR को दिखा दिए होंगे और एक्सपोर्ट की सब्सिडी ले ली। चीनी एक्सपोर्ट भी नहीं हुई होगी, मुझे 80% यकीन है, बल्कि 100% ही समझें कि चीनी यहाँ महंगी थी, बाहर सस्ती थी, एक्सपोर्ट कैसे होगी? बिल्कुल। अच्छा, और 70% फैसले तो सारे ECC में भी हुए, ECC में फैसले हुए, पंजाब में सब्सिडी की मंजूरी दी जाती है। आपको लगता है कि पंजाब में किसी बड़ी शख्सियत को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा इस स्कैंडल को लेकर? मेरा नहीं ख्याल कि कुर्बानी का बकरा बड़ी शख्सियत बनेगी। अच्छा, कुर्बानी के छोटे छोटे जानवर ही कुर्बान होते हैं, इकोनॉमिकल जानवर होते हैं जो वो कुर्बान होते हैं। शेख साहब, कैबिनेट मीटिंग की अहम बातें, अहम डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक होना, कोई सुराग लगाया है इसका? वज़ीर-ए-आज़म साहब को पता चल सका है? कोई वज़ीर-ए-आज़म के नॉलेज में ये बात आ गई? कौन लोग हैं जो इतनी अहम बातें लीक करते हैं बाहर? कभी भी नहीं आई जी पाकिस्तान की तारीख में। कैबिनेट मेंबर के पास लिस्ट बाद में आती है, टॉपिक बाद में आता है, एजेंडा बाद में आता है, प्रेस में पहले गया होता है। ये 1980 से मैं देख रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। हत्ता के बहुत सारे वजीरों पे शक भी किया गया, पिछली कैबिनेट में भी कहा गया जी कि मीडिया बहुत तेज हो चुका है जी। IPP की रिपोर्ट किसी के पास नहीं, अरशद शरीफ के पास थी, उसने तूफान खड़ा कर दिया। मैंने आज भी मीटिंग में कहा, जालिमों मुझे पढ़ने के लिए तो दो। वो कहते हैं अरशद शरीफ से तो आप राब्ता कर लें अरशद शरीफ से। करूंगा और क्या करूंगा। अच्छा शेख साहब, कभी 18वीं तरमीम में तब्दीली की बातें, नए इंतखाबात का मुतालबा नून लीग की तरफ से, आप लोगों की तरफ से गवर्नर राज की बातें, ये जो जिस तरीके से इस टाइम जो बातें हो रही हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, आलमी वबा है, एक बड़ा पेंडेमिक है, तो क्यों नए इंतखाबात का मुतालबा, 18वीं तरमीम में तब्दीली की बातें, गवर्नर राज, ये इस वक्त में ये इशूज़ क्यों उठाए जा रहे हैं? देखें, आपको इनका मशकूर होना चाहिए, आपको इनका मशकूर होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम का मटेरियल दे रहे हैं। अच्छा NFC अवार्ड पे बात होगी अभी नहीं, और जब तक के नैब में अमेंडमेंट नहीं होगी 18वीं तरमीम को कोई नहीं छेड़ेगा, और नैब की अमेंडमेंट अभी नहीं हो रही।
तीसरी बात जो आपने कहा गवर्नर राज, आज मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर राज कोई आ रहा है और गवर्नर राज की कोई ऐसी सूरत हाल है। वैसे ही अब बयान देना है तो जो बयान हिट होना है तो वो दे देना है, लेकिन मैं ना तो नैब में अमेंडमेंट होता है देख रहा हूँ, ना ही जल्दी 18वीं तरमीम क्यों नहीं हो सकती नैब में तरमीम, क्यों नहीं हो सकती? अगर ऑपोजिशन नैब कवानीन से खुश नहीं है तो मुतमईन हुकूमत भी नहीं है, तो क्यों हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर इसमें तरमीम कर क्यों नहीं लेते, बैठ क्यों नहीं जाते? देखें रुकावट है। अब देखें, अब अगर ये मौजूदा हुकूमत ऐसे कानून अमेंड करेगी, लोग कहेंगे कि पता नहीं इन्होंने अपने लिए रास्ता आसान बनाया। बाकी 18वीं तरमीम पे बातचीत हो रही है और शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि हम बहाम दूर करने के लिए तैयार हैं, खाकान ने भी कहा है। सो अभी देखें, अभी बातचीत जारी है हुकूमत की और अपोजिशन के। बातचीत 18वीं तरमीम के हवाले से शुरू तो नैब पे हुई है, खत्म जो होती है वो 18वीं तरमीम पे होती है। तो 18वीं तरमीम को हाथ लगाने देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ऐसे ही होते हैं ये, टीवी खेलते हैं, लगाने क्यों नहीं देंगे? अगर वक्त फैसला हो गया कि लगाने देना है तो फिर ये सारे लोग ऐसे ही बस। आखिरी सवाल शेख साहब, जिस तरीके से लॉकडाउन में नरमी हुई है, तकरीबन लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, सब कुछ तो खुल गया है, पीछे कुछ रह नहीं गया, हर तरह की दुकान, शॉपिंग मॉल, बाजार सब कुछ तो खुल गया। ईद के बाद अगर केसेस बढ़ते हैं तो वापस जो है लॉकडाउन की तरफ सिचुएशन जा सकती है, हुकूमत कोई ऐसा फैसला कर सकती है? ज़ाहिर है कैबिनेट में ऐसी बातें होती हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि अब लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। अच्छा, ईद के बाद वैसे ही लॉकडाउन होगा, लोग घरों में 2, 4, 5, 6, 7 छुट्टियाँ। ईद से पहले ही लॉकडाउन हमने देर किया, हमें पहले खोल देना चाहिए था। बहुत गलत हमारी स्ट्रेटजी थी। इतनी देखे ना, जिसने मेहंदी लगानी है बच्चों ने लगानी है, माँ बच्चों के साथ चूड़ियाँ लेने जा रही हैं। हमारा कल्चर ही ऐसा है कि दुनिया उमड़ आई जब किसी ने टीवी पे कह दिया कि सोमवार से फिर पाबंदी लग जानी है, लॉकडाउन हो जाना, सब लोग घरों से निकल आए। अब आप कर्फ्यू भी लगा दें तो इन्होंने ईद के दिन अपनी शॉपिंग, 50% कौम की आबादी ऐसी है जो ईद पे, मेरी तरह नहीं कि 10-15 जोड़े लटके हुए हैं, 20 पड़े हुए जोड़े। लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेना ही जोड़ा ईद पे होता है, जूती ईद पे लेनी होती है। ये नहीं है कि 8-8, 10-10, 12-12, 20-20 जूतियाँ पड़ी हुई हैं। सो ये उन लोगों ने तो वायलेट करना ही करना है, बेशक आप कर्फ्यू लगा दें। और दुकानदारों ने भी अपना सीजन लगाना है ईद का। हमारा माशरा ऐसा है, आगे उलमा बेचारे बड़े पीछे रह गए, जो उनको सदका ज़कात मिलते थे वो बड़े कम हुए, लोग मस्जिदों में कम आपने जाने दिए। लेकिन वरना जो शहर की अंदरूनी शहर की मस्जिदें वो तो उसी तरह, उन्होंने तो कोई परवाह नहीं की। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, अफगानिस्तान में कशीदगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अफगान अमन मुआहदे के मुस्तकबिल पर सवालात उठाए जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते अस्पताल और एक जनाजे पर होने वाले हमलों में 40 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए थे, जबकि कल एक बार फिर से अफगानिस्तान के शुमाली शहर कंदूज और सूबा परवान में अफगान तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई, जिसके नतीजे में 8 अफगान फौजी एहलकारों समेत 18 अफराद जान की बाजी हार गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। इस सारी सूरत हाल में खित्ते के 4 ममालिक पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन ने अफगान गिरोहों से जंगबंदी पर इत्तफाक करने और जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने और अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात लेने का मुतालबा किया है। गुज़श्ता हफ्ते होने वाले हमले के बाद अफगान सदर अशरफ गनी तालिबान के खिलाफ जारहाना पॉलिसी अपनाने का उन्होंने कहा था, जिस पर अफगान तालिबान का ये मौक़िफ़ था कि अब अगर मज़ीद कशीदगी बढ़ती है तो इसकी ज़िम्मेदार अफगान हुकूमत होगी। फरवरी में होने वाले अफगान अमन मुआहदे के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगेगा, अमन कायम हो जाएगा, लेकिन तकरीबन 3 महीने गुजरने के बाद भी इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की जानिब हमें जो कदम है ये सुस्त रवि से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मामला इल्तवा का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इस इल्तवा का असल जिम्मेदार कौन है? अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अमन अमल ज़ल्म खलीलज़ाद ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में हालिया हमलों ने अमन अमल से मुतालिक सवालात खड़े कर दिया, लेकिन चैलेंजेस के बावजूद हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि अमरीका कभी भी अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में जीतने के लिए नहीं लड़ा है। सवाल यह है कि 18 साल जंग लड़ने के बाद अमरीकी सदर की जानिब से ऐसा बयान आना, क्या शिकस्त की हजीमत से बचने के लिए बयान दिया गया है? जबकि भारत को भी इस अमन अमल में शामिल करने की जो है ना वो बातें हो रही हैं। इस सब पर मैं बात करूंगी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब, आपने वक्त दिया। सुहेल शाहीन साहब, तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के बावजूद, जैसे मैं अभी अपने इंट्रो में भी कह रही थी कि अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान जो है वो तशद्दुद की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। कल रात को भी जो अफगानिस्तान के शुमाली शहर कंदोज और सुबह परवान पर जो सरकारी पोस्टों पर हमले हुए हैं, अफगान हुकूमत कहती है कि तालिबान के जंगजुओं की जानिब से हमले किए गए हैं। अगर दोनों तरफ से ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो इस पीस प्रोसेस का क्या मुस्तकबिल है? जो अमन मुआहदा हुआ है अमेरिका और तालिबान के दरमियान, क्या समझा जाए, ये कामयाबी से आगे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी, हमने जो माहिदा किया था अमेरिका से, वो उसके अपने अफवाज अफगानिस्तान से विड्रॉल के लिए, तो उसके बाद हमारे वो दूसरे ऐसा एग्रीमेंट होना था जो इंटरनल फोर्सेस है, काबुल एडमिनिस्ट्रेशन, जो अफगान और ग्रुप से पॉलिटिशियन है उनके साथ। हाँ। तो तौफनामे के मुताबिक 10 दिन में उन्होंने हमारे 5000 कैदियों को रिहा करना था और उसके बाद बैनुल अफगानी मुज़ाकरात शुरू होने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये 5000 कैदियों को अभी तक रिहाई नहीं किया। उन्होंने हर्डल क्रिएट करते हैं, अभी तक क्रिएट करते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ वायलेशन भी करते हैं एग्रीमेंट के, नाइट के रेप करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, जो एग्रीमेंट में तौफनामे में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये सारे बंद है। तो उसकी आप लोगों की तरफ से अफगान हुकूमत के कितने कैदियों को रिहा किया जा चुका है? रिहाई तो दोनों तरफ से होनी थी ना? जी बिल्कुल, रिहाई हमारी तरफ से 1000 और उसके तरफ से 5000 होने थे, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं किया। उन्होंने कुछ 1000 कैदियों को रिहाई किया, लेकिन उन्होंने कहा ये हमने अपनी प्रेसिडेंशियल डिक्री के बेस पर करते हैं। वो भी उन्होंने एग्रीमेंट के मुताबिक रिहाई नहीं दिए। हमने भी 267 प्रिजनर जो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के हमने रिहा किया है। तो जो फिर इंट्रा अफगान मुज़ाकरात जो हैं, क्या फिर ये मशरूत हो चुके हैं ये कैदियों की रिहाई से? जब तक दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर कैदियों की रिहाई नहीं होगी, जो इंट्रा अफगान डायलॉग्स हैं वो शुरू नहीं हो सकते फिर? जी बिल्कुल, यही तो सीक्वेंस है एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट में ये वाज़ेह तौर पर लिख चुका है कि पहले ये 5000 और 1000 कैदियों की रिहाई होगी, उसके बाद इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू होंगे। लेकिन वो उसमें रुकावटें खड़े करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, तो उसी वजह से वो इंट्रा अफगान मुज़ाकरात नहीं हुए। और हम ये सस्पेक्ट करते हैं वो अपने इख्तिदार को तोड़ देने के लिए ऐसा ही कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि तालिबान ये समझते हैं कि उनका जो मुआहदा है ये अफगान हुकूमत से नहीं है बल्कि अमेरिका से है। अफगान हुकूमत ये कहती है कि जो मुआहदा हुआ है ये अमेरिका और जो अफगान तालिबान है उनके दरमियान हुआ है। दोनों तरफ से जो मौक़िफ़ है ये ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है, इसलिए शायद दोनों जो धड़े हैं अफगान हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान अमेरिका है। वो समझते हैं कि अमेरिका के साथ आपका जो है ना वो मुआहदा हुआ है। आप लोग भी ये समझते हैं कि अफगान हुकूमत से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब तक ये सोच दोनों तरफ से खत्म नहीं होगी तो कैसे इंटर अफगान डायलॉग शुरू हो सकते हैं? वो जी देखो जी, वो एग्रीमेंट का 4 कंपोनेंट्स है। एक ये है कि विड्रॉल ऑफ फॉरेन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान, एक ये है। दूसरा है इंट्रा अफगान नेगोशिएशन, हाँ जी, और 5000 कैदियों के रिहाई। उसके बाद अफगान सरजमीन को किसके खिलाफ इस्तेमाल न होने देना। हाँ। और फोर्थ यह है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड लास्टिंग परमानेंट सीज़फायर है। तो ये तो इंट्रा अफगान नेगोशिएशन है। इंट्रा अफगान नेगोशिएशन तो अमेरिका से हम नहीं करते, ये तो
काबुल एडमिनिस्ट्रेशन और उधर जो पॉलिटिशियन है अफगान उसी करते हैं। तो वो इसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और दूसरा ये है, जब भी खलीलजाद इधर से दोहे जाता काबुल, उसके साथ सारी चीजों को शेयर करता था। वो ये ऑन द रिकॉर्ड है कि वो भी कहते थे कि खलीलजाद जो है वो हमसे वो शेयर करते और हम ऑन द सेम पेज है उस पर। अच्छा। अभी ये कहते हैं, ये तो बहाने बनाने के लिए ये अब ये कहते हैं। अच्छा, ये मतलब बहाने हैं। अफगानिस्तान में ऐसी और कौन सी तंजीमें हैं जो सर उठा रही है, जो ये कोशिश कर रही हैं कि अफ़गान जो पीस प्रोसेस से आगे ना बढ़े? जैसा कि गुज़श्ता हफ्ते जो काबुल में होने वाले हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। दाइश इस वक्त कितनी स्ट्रांग है अफ़गानिस्तान में, कितने मजबूत उसके पंजे हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में? दाइश बिल्कुल खत्म हो चुका है। निंगरहार में था, हमने उसको खत्म किया। कुनार सूबे में था, खत्म किया हमने। शमाल में था, खत्म है किया। हालांकि हम 3 महाजों पर लड़ते थे। काबुल एडमिनिस्ट्रेशन वो भी हम हमारे खिलाफ बमबार्ड करते, और अमेरिकन आर्मी वो भी हमारे खिलाफ फोर्सेस बमबार्ड करते थे, अटैक करते थे। उसके बावजूद उसको हमने खत्म किया। और तकरीबन 2500 दाइश के मेंबर्स जो थे वो सारे गए जो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो उसको ज्वाइन किया, उधर गए हैं। तो अब उसके गेस्ट हाउसेस में है। तो फिर उन्होंने कहा, उसकी जिम्मेवारी भी कबूल कर दी। जो वो अटैक हो गए, बहुत जालिमाना हॉरेंडस अटैक हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान जंग हमारे खिलाफ किया था। तो इसलिए हमें ये बिल्कुल हमें शक है, और बल्कि यकीन तक है कि ये इसमें उनके हाथ है। वो ये चाहते थे कि इसके वो ये ऐलान जंग करे। तो हमें वो ये नहीं चाहते कि इंटर अफगान नेगोशिएशन हो, क्योंकि एक तरफ से उन्होंने वो कायदे नहीं छोड़े और दूसरी तरफ ऐलान जंग किया। तो वो काम जो दाइश करते थे वो खुद भी जिम्मेवारी लेते हैं। वो कहते हैं ये तालिबान करते। तो मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि ये तो फिश इन द ट्रबल वाटर। कुछ ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि तालिबान को भारत के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। तो क्या आप लोग बातचीत करना चाहते हैं भारत के साथ? क्यों बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों की तरफ से पिछले दिनों ऐसे भी कुछ बयानात आ रहे थे कि जो है ना वो भारत जो है वो हमेशा धोखा देता है, गलत कार्रवाइयाँ करता है, दूसरों की सरजमीन इस्तेमाल करता है। तो आप लोग क्यों भारत से बात आप लोग करना चाहते हैं? देखो जी, एक उसमें तो कुछ ऐसे फेक न्यूज़ भी थे, रिपोर्ट्स भी थे जो हमने रिजेक्ट भी किया। लेकिन हमारा पोजीशन ये है कि हम अफगान मसले का एक पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं। इसलिए हमने इधर दोहा में पॉलिटिकल ऑफिस बनाया है। और सारे यूरोपियन कंट्री जो है, हता वो ममालिक जो अफगानिस्तान में लड़ते थे, उन्होंने अफगानिस्तान के हमारे नाटो मेंबर्स कंट्री ऑक्युपाई किया है, उसके साथ भी हम बात करते थे पिछले सालों से, क्योंकि हम चाहते थे कि अफगानिस्तान के मसले ये पीसफुल हल ढूंढ दे। तो इसलिए कि अगर हम अपने मैसेज दूसरे ममालिक को कन्वे करें कि हमारी ये पॉलिसी है, हम एक लिबरेशन इस्लामिक लिबरेशन मूवमेंट है अफगानिस्तान का, हम कोई टेररिस्ट नहीं है, न प्रॉक्सी है किसके, ये तो हमारी ड्यूटी है पॉलिटिकल ऑफिस का। और दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि हम वी आर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। सही। अच्छा, इसके अलावा अफगानिस्तान की सरजमीन पर और भी बड़े अफगानिस्तान में एक ग्रुप बैठा हुआ है कोई इख्तिदार पर, वो तो अफगानिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपने देख लिया इंतखाबात में 1 मिलियन से 40 मिलियन, 1 मिलियन से भी उन्होंने। आप लोग इस हुकूमत को नहीं मानते? उन्होंने जी, आप लोग इस हुकूमत को नहीं मानते? जाहिर है अगर मानते थे तो फिर इसके खिलाफ 20 साल से लड़ाई क्यों करते? अच्छा। वो तो ये तो इंस्टॉल हुकूमत है, इंस्टॉल बाय द ऑक्युपायर्स। लेकिन अगर आप लोग इस हुकूमत को मानेंगे नहीं तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी, कैसे मुज़ाकरात चलेंगे? अमेरिका ने तो यहाँ से निकल जाना है, जाहिर बात है, करता धरता तो या आप रह जाएंगे यहाँ पर काबुल में, अफगान हुकूमत रह जाएगी, तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे?
ये दो चीज, टू डिफरेंट थिंग्स। ये क्या है, वो हुकूमत को मानना, रिकॉग्नाइज करना, वो हम नहीं करते। दूसरा ये है कि एक पार्टी की हैसियत से, अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, उसकी हैसियत से तो हम मानते हैं, इसलिए उसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो बिल्कुल एक वो एक फरीक जंग, हम उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे तो वो एग्रीमेंट जो है उसमें भी है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में कभी भी जंग जीतने के लिए नहीं लड़ा है। आपको लगता है 18 साल जो यहाँ पर जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान की तबाही बर्बादी हुई, उसके बाद अमेरिका का ये कहना भाई हम तो जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये अपनी शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए अब अमेरिका इस तरह के बयानात दे रहा है? अमेरिका को हार तो हो चुकी वहाँ पर 18 साल के बाद भी। देखो जी, अफगानिस्तान में एक बार अमेरिका के 100,000 फौजी थे इधर अफगानिस्तान में, और नाटो के 50,000, और अफगानिस्तान में जो इस्तेमाल हो चुका है B-52 से लेके दूसरे बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, और वो सब कुछ इस्तेमाल हो चुके हैं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए उन्होंने बनाए थे। और एक बहुत टफ किस्म के लड़ाई हुई 20 साल से, सब सारी दुनिया को मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इसलिए हमने फिर एग्रीमेंट किया, हाँ, कि ये मसले को हल करे। उन्होंने भी ये माना है कई बार कि अफगानिस्तान के मसले का मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। आपने भी सुना होगा कई बार, ये अमेरिका के जो जनरल्स वो कहते थे, उसके पॉलिटिशियन कहते थे, अब भी कहते हैं। तो इसलिए हम सोल्यूशन के लिए आए। ये रियलिटी है जो हमने उसके बाद वो एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट के थ्रू से, उसके बेस पर वो उसको अफगानिस्तान में विड्रॉ होना चाहिए। तो ये हकीकतें हैं। ये मैं उसके किसी के क्लेम दूसरी चीज है और हकीकत रियलिटीज दूसरी चीज है। मैं वो रियलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अफगान तालिबान के तर्जुमान साइन हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क भर के अंदर लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। इस नरमी के हवाले से सूबे अपनी खुद मुख्तारी के तहत फैसले कर रहे हैं, लेकिन कुछ शोबे ऐसे भी हैं जिन पर पूरे मुल्क में मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है, जिनमें तालीमी इदारे सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस की वजह से तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया और तलबा के इम्तिहानात के हवाले से भी पॉलिसी वाज़ेह की जा चुकी है। लेकिन मुल्क भर की तरह प्राइवेट स्कूल्स मालिकान की तंजीमें हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज हमें करती हुई नजर आ रही हैं और 1 जून से SOPs बनाकर तालीमी इदारे खोलने की बात भी कर रहे हैं। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का भी उन्होंने मुतालिबा किया है। प्राइवेट स्कूल्स तंजीमों के रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि टैक्सेस का बोझ प्राइवेट स्कूल वाले जो है ना वो बर्दाश्त कर रहे हैं। स्कूल मुसलसल बंद रखने से छोटे स्कूल जो है वो माली बहरान का शिकार हो रहे हैं। बेशतर स्कूल्स के मालिकान स्कूलों की बिल्डिंग का किराया भी अदा न करने की वजह से अभी से बंद होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तालीमी मकासद के लिए मखसूस TV चैनल्स और रेडियो के जरिए तलबा की क्लासेस शुरू करने का ऐलान किया। अब सारी कश्मकश में अगर देखा जाए तो सिर्फ पेरेंट्स जो है ना वालिदैन परेशान है कि वो हुकूमत की सुने या फिर स्कूल्स एसोसिएशंस वालों की सुने। सवाल यह है कि अब तक SOPs बनाकर जितने भी कारोबार खोले गए हैं कहीं भी अमल नहीं हुआ, कहीं भी इन SOPs को फॉलो नहीं किया गया है। तो फिर आखिर स्कूल्स में इन SOPs पर अमल दरामद कैसे होगा? अगर तालीमी इदारे खोल दिए जाते हैं तो तालीमी इदारे के सरबराहान क्या बच्चों की सेहत की जिम्मेदारी लेने को तैयार होंगे? तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस को तरजीह क्यों नहीं दे रहे हैं? और सबसे बढ़कर ये, अगर स्कूल्स खुल जाते हैं क्या वालिदैन अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने पर राज़ी होंगे? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है काशिफ मिर्ज़ा हैं, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका। काशिफ साहब, क्या आप लोगों को भी इतनी जल्दी पड़ गई? आप लोगों ने देखा कि ताजर भी जो है ना वो अपीलें कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं, हम भी इस दौड़ में शामिल हो जाए। ये तो बच्चों की सेहत का मामला है। अगर आप लोग स्कूल खोल भी देते हैं, पेरेंट्स नहीं भेजेंगे बच्चों को,
क्या करेंगे स्कूल खोल के आप लोग? देखें जी, पहली बात तो ये है कि लगभग 6 माह हो चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर, और जो बाकी जो पूरा पाकिस्तान है उसमें भी कुछ 4 माह से ज्यादा हो चुका है। सबसे पहले लॉकडाउन तो स्कूल्स के ऊपर किया गया था, क्योंकि कभी भी तालीम हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, और हुकूमती लेवल के ऊपर बड़ा आसानी से कहा जाता है जी हम अपने बच्चों की खातर ऐसा कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि भाई जो थर में हमारे जो बच्चे जो है वो पानी से बिलखते हुए जो मरते रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या उनके लिए आज तक किया है? आप इन्होंने एसओपी जो खोले हैं, आप मुझे एक बात बताएं, 2 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की तालीम के जो नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट ने कौन सा उसमें जो है कोई ऐसा ऑप्शन दिया है? ये जो आप फरमा रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो कहा जो तालीम घर और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये किस दुनिया में रह रहे हैं? ये पाकिस्तान है, इसको समझना चाहिए। इसके इस वक्त हालत ये है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हमारे जो पब्लिक स्कूल में तो जीरो, और जो प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी बमुश्किल आपकी 2 से 3 जो आपकी एलीट क्लास या बड़ी कुछ चेन्स हैं जो एलीट या अपर मिडल है उसमें तो चले मान लिया। एक बात तो फिर यह तय हो गई कि जनाब ये तालीम से ना सिंसियर है, ना इनके पास प्लेटफॉर्म है, ना सेकंड ऑप्शन है। तो फिर हम बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहद ये ऐसा मुल्क है जो स्कूल बंद हुए और अब स्कूल उनको जो खोलना है? हमने क्या सोचा है, अगले 10 साल हमने स्कूल नहीं खोलने, चलें 10 साल बाद भी आप स्कूल खोलने का सोचेंगे तो एसओपीज तो को बनाएंगे। हमने इनको यही कहा है कि भाई देखो, पूरा यूरोप, यूके, सब यूएसए, सब इसको जिन्होंने लॉकडाउन में नरमी की, उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने किया तालीमी अदारों को ओपन किया है। चलें हम नहीं अपना मुआवजा करते इस डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, तो ये इंडिया और बांग्लादेश देख लें, क्या उन्होंने उनकी रियासतों में जहां लॉकडाउन में कमी आ रही है उन्होंने तालीमी अदारे नहीं खोले? अभी स्कूल चाइना ने बहुत तालीमी जगहों अदारे पर नहीं बंद खोले। हैं। चलें बड़े अगर कंट्री हम बंद हैं अभी काशिफ साहब। बेशक हैं, एग्रीड, मैं आपसे इस बात से मानता हूं बंद हैं, लेकिन जहां पे लॉकडाउन खोल रहे हैं, जिन जगहों पे खोले जा रहे हैं, जिन जगहों पे आप देखें, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आप देखें, ऐसा करें, आपका डेली का डाटा है, आप ऐसे एरियाज हैं जहां पे जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना, उन्हें कहें कि एक फॉर्म जो है ना हर बच्चे के घर में भेजें, ठीक है? बच्चों के वालिदैन से पूछा जाए कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर राजी हैं? अगर आप लोगों के बच्चों को कुछ हुआ तो हम जिम्मेदारी लेंगे। तो आगे से पेरेंट्स का जवाब देख लें, देखें कितने %, क्या रेशो, क्या जवाब आता है, तो उसके मुताबिक आप लोग फैसला कर लें। इसमें मैं आपको ये बताऊं, पेरेंट एसोसिएशंस के साथ भी हम इस वक्त राब्ते में हैं, और ये अब चंद दिनों में आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाई देगा। पेरेंट खुद भी बड़े इसमें इस्तराब का शिकार हैं। जो समझदार पेरेंट हैं, जो अपने बच्चों के करियर के बारे में फिक्रमंद हैं, इन्होंने कितना बड़ा मजाक किया। पूरा पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन ही मनसूख कर दी। जाके पेरेंट्स से पूछे तो सही कि वो किस तरह तकलीफ में, वो बच्चे कितनी तकलीफ में है, वो टीचर जिन्होंने मेहनत की है वो कितनी तकलीफ में है। और पेरेंट्स को आपने अगर माँ बाप तब ज्यादा तकलीफ में होंगे, उस तकलीफ से बड़ी तकलीफ नहीं है काशिफ साहब। अगर बच्चे बीमार हो जाएं और अस्पतालों में चले जाएं, माँ बाप उनको देखने भी ना जा सके, उससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको एक बात की यकीन दहानी करा रहा हूं कि इस वक्त जो है आने, ये जो जैसे ही ये ईद गुजरेगी, आपको पेरेंट्स खुद ये मुतालबा करते नजर आएंगे। सेकेंडली मैं आपको बताऊं किस पाकिस्तान के अंदर कहां की बात कर रही है, यही हमारी माएं बहनें बेटियां जो हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को जो बाजारों में लेके शॉपिंग करवा रही हैं। जिस वक्त आपने एसओपीज की धज्जियां उड़ाई हैं, कहां है वो सब चीजें? क्या सिर्फ लॉकडाउन स्कूल्स के ऊपर है? हमारा एक और चीज बात है, 2 करोड़ बच्चों का तो चलो ठीक है, नुकसान है उसका, पेरेंट का उनका अपना एक राइट है वो जो एक्सरसाइज करें। मेरे पास 15 लाख टीचर्स हैं जो बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं मुल्तान में। उन्हीं में से एक टीचर ने खुदकुशी कर ली है। उन फैमिलीज का कोई राइट नहीं। फीसें ले रहे हैं ना? नहीं ले रहे। ये तो ये देखें, ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। नहीं ले रहे सर, फीसें ले रहे हैं प्राइवेट स्कूलों वाले। मुझे बताएं कौन फीस नहीं ले रहा है? मैंने खुद अपनी बच्ची की फीस दी। नहीं ले रहे, मेरे सुने जी, अब इसका जवाब सुनिए। इस वक्त तो हमारे पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं उनको भी बंद किया हुआ है। अगर कोई ले रहा है तो वो फिर हो सकता है कि चोरी छुपे कर रहा हो। गवर्नमेंट कानून के मुताबिक इस वक्त हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पूरे पाकिस्तान में बंद हैं। अगर वो बंद हैं तो फिर वो कैसे लेगा? इस वक्त 4 से 6 माह से स्कूल बंद है, जिनमें से 10 से 15% नहीं हुई। मैं आपको अपनी मिसाल दे रही हूँ। घरों में लेटर्स भेजे जा रहे हैं और बैंक में जाके मैं आपसे कह रहा हूं फीसें जमा हो रही हैं। कहाँ की बातें कर रहे हैं आप लोग?
मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, हुए होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये गैर कानूनी है, क्योंकि कानून की रूह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को बंद किया गया है। इससे ना सिर्फ स्कूल बंद है बल्कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बंद है। मैंने लाहौर फीसों को वापस कराएं उन फीसों को। फिर देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इनको हुक्म दिया कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलें। गवर्नमेंट ने क्या उसमें किया, उन्होंने पूरे मंथ में 5 दिन के लिए कहा जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलें, और वो उसमें भी पेरेंट्स ने फीस जमा नहीं करवाई। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, जो मेरा 15 लाख जमा नहीं करा रहे, जो स्कूल जो मजबूरी के तहत बच्चों की फीसें जमा करानी पड़ रही है। जो पेरेंट्स फीसें नहीं जमा करा रहे, उनको होमवर्क नहीं जा रहा उन बच्चों को, भले ही वो ऑनलाइन हो या घर पे बच्चों को भेज रहे हो, होमवर्क ही नहीं भेज रहे। ऐसे हो रहा है। पहली बात तो ये, जब ये बात मैं इसलिए मैं माजरत करूंगा क्योंकि जब मेरा ऑफिस ही बंद है तो कैसे पेरेंट के पास होमवर्क जाएगा और फीस कलेक्ट होगी। लेकिन मैं एक और चीज बात बता दूं कि हम ये समझते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 18, आर्टिकल 3, 4, 5, आर्टिकल 8, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38 से 25(1) से, क्योंकि आप पूरी दुनिया में आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? आप पूरे पाकिस्तान को तो ओपन करने की बात कर रहे हैं, और नहीं अगर आपको ओपन कर रहे तो आप आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और हमारा भी उतना ही राइट है जितना बाकी पाकिस्तानियों को है। कौन सा दुनिया का कानून? पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक, हुकूमत ने जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम का इजरा किया है कि आप लो इंटरेस्ट पर कर्जे लें, और जो इदारे जो है वो उसमें नुकसान में जा रहे हैं। ये खाली कहानी है, कोई कहानी नहीं है, ये खाली कहानी है। आप बताएं किसी एक स्कूल वाले को इन्होंने लोन दिया है? देखिए, ये आपने एहसास प्रोग्राम के ऊपर भी आपने जो देखा, अप्लाई कहां करें? होगा तो कहीं अप्लाई करेंगे ना, ऑफिस खुलेगा मेरा तो मैं अप्लाई करूंगा ना। ये दुनिया को दिखाने वाली बातें। पूरी दुनिया में स्कूल खुल रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बिल्कुल दरखास्त करूंगा, ये एक ट्राइका है, इसमें पेरेंट्स का, इसमें तालीमी इदारों का और बच्चों का, तीनों का रोल है। स्कूल के अंदर के हम जिम्मेदार हैं। अगर स्कूल के अंदर कोई चीज ऐसी होती है तो आपके पास पूरा राइट है, आपको ऐसी शिकायत जो सड़कों पर नजर आया है, जो कुछ आपने देखा है, तो क्या वहां बंद किया है? हम तो उससे ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं और कह रहे हैं आप एसओपीज दें, और हम इंशाल्लाह उसमें अमल दरामद करके दिखाएंगे। तो अब 15 जुलाई से पहले ही खोल दे या कम जून से स्कूल खोल दे? देखें जी, हम तो अपील कर रहे हैं और यकीनन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ नहीं तवज्जो देती तो हमारे पास, आप बताएं क्या है? हमारे टीचर खुदकशियां कर रहे हैं, खुदा के लिए उनका भी तो सोचें, क्या उनके लिए बचने? ठीक है, आपने कहा ठीक है जी, तो उनको फिर दे दें एहसास प्रोग्राम के तहत हमारे टीचर्स को, जो अगर वो हम फीस नहीं कलेक्ट कर सकते ना करें, कम से कम उनके घरों में चूल्हे तो जलें। क्या उनकी ईद नहीं है? क्या उनके रोजे नहीं है? क्या उनके बच्चों को नए कपड़े पहनने का हक नहीं है? तो एक टीचर के लिए या एक स्कूल मालिक के लिए जो तालीमी इदारा चला रहा है, उसने रेंट पे नहीं करना। 90% हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो रेंटेड है। इसका कोई दूसरा ऑप्शन है? ये कह देना बहुत आसान है जी, हमें हमारे लिए जनाब बच्चे बड़े अहम हैं और हम उनके ऑनलाइन कर रहे हैं। खुदा के लिए किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ऑनलाइन फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आखिरी सवाल आपके पास लाइट की फैसिलिटी है? आप लोग वक्त ने हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बात की हो, वजीर तालीम से आप लोग मिले हों, किसी से बैठकर बात की आप लोगों ने? हमारा वजीर तालीम जो खास तौर पे पंजाब का है, वो तो बदनसीबी इस पंजाब की है कि वो कहता है जी मैं डंडे के जोर पे कराऊंगा। वो तो इंसानों वाली जुबान को ना समझ, उसे लगता है अपने बाप के साथ बहुत शाकी है और वो अपने बाप को डंडे के साथ चलाना चाहता है। बाकी सईद गनी साहब की जो अब के बयानात आ रहे हैं, उनको जब हम देखा गया तो हम तो उससे भी परेशान हो गए। पहले वो बहुत जबरदस्त और अच्छे पॉजिटिव डिस्कशन करते थे। अब यहां तक कहना है कि 6 से 8 मंथ, वो कह रहे हैं 6 से 8 मंथ। और ये जो आप बात कर रही है ना मुराद राज साहब, ये तो 15 जुलाई की जगह भी 15 अगस्त कह चुके हैं। तो हमारी तो आखिरी उम्मीद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आर्मी चीफ है और प्राइम मिनिस्टर है। खुदा के लिए इन नीचे देखें, ये नीचे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद ये कर चुके हुए हैं। पब्लिक स्कूलों का तो बेड़ागर कर ही चाहिए, अब रह गया प्राइवेट सेक्टर जो डिलीवर कर रहा है, ये उसके पीछे भी हाथ धो के पड़े हुए हैं। खुदा के लिए आप खुद इसमें इंटरवीन करें और हम आपके साथ हैं। एसओपीज को हम इंश्योर करें। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, आज 27 रमज़ान अल मुबारक है। पाकिस्तान का क़याम भी इसी दिन जुम्मतुल विदा 1368 हिजरी ब मुताबिक 14 अगस्त 1947 में अमल में आया।
ये महज इत्तफाक नहीं है कि दुनिया के नक्शे पर इस्लाम के नारे पर बनने वाले मुल्क का क़याम जुम्मतुल विदा और शब क़दर जो 1000 महीनों से बेहतर रात है, इस अजीम रात को हुआ। बल्कि उलमाए कराम इसे अल्लाह ताला की अजीम हिकमत अमली करार देते हैं और इससे हमें इस्लाम और पाकिस्तान की निस्बत और ताल्लुक़ का एक वाज़े हमें पता चलता है। और ये वाज़े होता है कि मज़हब इस्लाम ही पाकिस्तान के इस्तेहकाम का ज़ामिन और आज़ादी का मुहाफ़िज़ है। आज की रात पूरी कौम लैलतुल क़द्र की वजह से अल्लाह के हुजूर सरमसजूद होती है और इससे बेहतर तशक्कुर का और कोई ज़रिया मौका हो नहीं सकता। आज की रात हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आज की रात अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये पाक वतन रहने के लिए दिया और दुआ करें कि अल्लाह इस कोरोना वबा का ख़ात्मा करे पूरी दुनिया से और हम सबको इस वबा से महफूज रखे, हमारी मुश्किलात को हल फरमाए और मुश्किलात में घिरे हमारे मुल्क को भी तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न करे, आमीन। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।